Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel आर सेव द क्लासेस। इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की 10 डेज की रिवीजन सीरीज के अंदर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मैसेजिंग, www और उस ब्राउजर्स, वेब पब्लिशिंग, क्रिएशन टूल्स एंड HTMLs एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। बट उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो सीरीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑब्जेक्ट ब्राउजर इन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए क्या होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इंटीग्रेटेड जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है वो ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसके अंदर आपके प्रोग्रामिंग जो डेवलपर्स है वो अपने कोड को राइटिंग भी कर सकते हैं, मतलब सोर्स कोड भी लिख सकते हैं, उसमें डीबगिंग भी कर सकते हैं। डीबगिंग का मतलब क्या हुआ कि वहां कौन सी लोकेशन पे कौन सी लाइन में एरर है वो उस चीज को ट्रैक भी कर सकते हैं, उसका कंपाइल भी कर सकते हैं आपके सोर्स कोड को ताकि वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे जो इंटरमीडिएट जो टूल्स है उसके अंदर हमारे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं अभी जो ट्रेडिशन में चल रहा है, मतलब अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर आपके पास में ऑब्जेक्ट ब्राउजर, क्लास की हिरार्कीज, इस तरीके की टूल्स भी अवेलेबल हैं। तो उस सेंस में जो ये ऑब्जेक्ट ब्राउजर है वो आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके ऊप्स के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, उनके बेसिस पे उनकी कौन कौन सी लाइब्रेरीज आप यूज कर सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ द डेटा एंड द कोड को वो स्पेसिफाई करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट हमारे पास में मेन फंक्शन ऑफ प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल इज टू। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फायरवॉल्स की। तो फायरवॉल्स दो तरीके की होती है, एक होती है हमारे पास में पैकेट फिल्टर फायरवॉल और एक होती है हमारे पास में प्रॉक्सी फायरवॉल। अब हम बात करते हैं फायरवॉल की। तो ये आपके जो इंटरनेट है उससे आपकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपके सिस्टम्स को। जैसे कोई भी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका पूरा नेटवर्क है, ठीक है, पूरा लोकल एरिया नेटवर्क है उसका, और वो बाहर से एक्सटर्नल इंटरनेट का यूज भी कर रहा है। तो उस केस में क्या होता है, जब इंटरनेट बाहर की साइड से एक्सटर्नल डिवाइसेस जब आप एक्सेस करते हो तो वहां पे चांसेस होते हैं कि कोई वायरस आ सकता है, कोई अटैक हो सकता है। उस केस में उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फायरवॉल्स का यूज करते हैं। अब जो पैकेट फिल्टर फायरवॉल होता है वो क्या होता है, इस तरीके के सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर होते हैं राउटर्स के ऊपर कि वो आपका जो भी पैकेट आपको डिलीवर होने वाला है आपके लोकल एरिया नेटवर्क, सपोज टू बी ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है, और ये आपके एक्सटर्नल जो नेटवर्क है वो है हमारा बाहर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से जो भी डेटा आता है तो वो फायरवॉल के ऊपर पहले इसकी ट्रेसिंग होती है कि इसका जो डेटा आ रहा है वो प्रोटेक्टेड है कि नहीं है, कौन सी सर्विस का डेटा आ रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे चेक होती हैं। और जब वो यदि ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि हाँ ये डेटा ठीक है तो उस केस में ये क्या होता है, ये आपके लोकल नेटवर्क तक पहुंच जाता है, ठीक है, अदरवाइज वो नहीं पहुंचता। इसी तरीके से यदि कोई भी आपका एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को लीक करना चाहता है और तो वो लीक करने के लिए क्या करेगा, एक्सटर्नल नेटवर्क पे भेजेगा। तो उस केस में आपका फायरवॉल चेक करता है कि क्या इस तरीके की इंफॉर्मेशंस अदर नेटवर्क्स पे जा सकती है क्या, यदि नहीं जा सकती तो वो डेटा वहीं पे ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके फायरवॉल्स वर्क करते हैं। अब पैकेट फिल्टर जो फायरवॉल होता है उसमें क्या होता है, आपकी सर्विसेज चेक होती है कि पर्टिकुलर कौन सी सर्विस का डेटा अलाउड है, मतलब कौन सी, जैसे सपोज टू भी आप HTTP प्रोटोकॉल्स का यूज कर रहे हो वेब पेजेस के लिए, पोर्ट नंबर 80 का यूज कर रहे हो, ठीक है, तो पोर्ट नंबर 80 से आने वाली सर्विस अलाउड है कि नहीं है, किसी और 23 वाले पोर्ट नंबर से आपकी सर्विसेज अलाउड है कि नहीं है। तो इस तरीके से जो पर्टिकुलर पोर्ट का एड्रेस है उसको भी आप लोग क्या कर सकते हो, फिल्टर आउट कर सकते हो। किसी IP एड्रेस को आप लोग फिल्टर आउट कर सकते हो, जैसे कोई पर्टिकुलर नेटवर्क से आपको डेटा नहीं चाहिए तो उस पर्टिकुलर IP एड्रेस को भी आप रोक सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉलेजेस के अंदर फेसबुक बैन होता है, तो कैसा बैन किया हुआ होता है, वहां पे जो पैकेट फिल्टर है आपका जो IP एड्रेस है फेसबुक का, जो नेटवर्क का जो एड्रेस है IP एड्रेस है उसको रोक दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो आप आपके लोकल एरिया नेटवर्क में आप इंटरनेट के थ्रू आप फेसबुक को लॉगिन नहीं कर पाते हो, ठीक है।
इस तरीके से वर्क करता है आपका प्रॉक्सी पैकेट फिल्टर फायरवॉल। बट प्रॉक्सी फायरवॉल में क्या होता है कि प्रॉक्सी फायरवॉल आपकी एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, मतलब टॉप मोस्ट लेयर पे काम करता है। वो तब तक आपको ग्रीन सिग्नल नहीं देता, तब तक पूरा जो डेटा है उसके ओनली लॉजिकल एड्रेस और उसके पोर्ट एड्रेस को नहीं देखता है। वो उसके पूरे कंटेंट को चेक करता है कि उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन आपके पास में अवेलेबल हो रही है, क्या वो इंफॉर्मेशन आपके काम इललेजिटिमेट यूजर्स उसको घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो उस केस को चेक करने के लिए हम लोग प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे प्रोटोकॉल्स का या फायरवॉल्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी, दैट अलाउ द इंट्रानेट यूजर्स टू सिक्योर यूज इंटरनेट स्पेसिफिकली। ठीक है, इंट्रानेट मतलब लोकल जो नेटवर्क है उसके यूजर्स को सिक्योर कर रहा है फ्रॉम द इंटरनेट से, जो कि आपके एक्सटर्नल नेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में XSL डेफिनेशन इज यूज्ड अलोंग विद द XML टू स्पेसिफाई। तो XSL क्या है, हमारे पास एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज है, जो XML में क्या काम करती है, वो आपके XML के डॉक्यूमेंटेशन के प्रेजेंटेशन में वर्क करती है। जैसे आपके HTML के अंदर CSS वर्क करता है, उसी तरीके से XML के केस में XSL वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में ड्राइंग, फोटोग्राफ्स, मूवीज एंड सिमुलेशन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। ये सारी चीज किसके कैटेगरी में आती है, इन सब चीजों का यूज आप एनिमेशन में करते हो। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए, एनिमेशन। नेक्स्ट है वेक्टर एंड ब्लैंक आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में दो ही टाइप होते हैं, एक वेक्टर होता है और एक रास्टर इमेजेस होती है। तो इसमें समझने की बात यह है कि जो रास्टर इमेजेस होती है ना, उसके अंदर जो आपकी पर्टिकुलर इमेज है, जैसे सपोज टू बी ये कोई इमेज है, ये आपके पिक्सल्स में डिवाइड होती है। हर एक पिक्सल की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, 0101 हो सकती है या कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो वो तो होती है आपके रास्टर इमेजेस। अब जैसे ही अपन बात करते हैं कि नंबर ऑफ पिक्सल्स कम है तो रेजोल्यूशन खराब हो जाता है उसका और इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। और जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन होगा, मतलब जितने ज्यादा पिक्सल होगा आपके इमेज के अंदर, उतनी ही अच्छी क्वालिटी की इमेजेस आपके पास में आएगी। बट वेक्टर इमेजेस क्या होती है, वेक्टर इमेजेस के ऊपर ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पिक्सल्स में नहीं होता है, वो किस में होता है, आपके लाइंस के फॉर्मेट में डेटा हो सकता है। कि वहां पे क्या होती है, लाइन के एल्गोरिथम्स वर्क करते हैं कि कितने लेंथ की किस डायरेक्शन में लाइन होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में आपका कोई सर्कल अवेलेबल है, कोई शेप अवेलेबल है, तो वहां पे शेप की एल्गोरिथम्स के साथ में वर्किंग होती है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं वेक्टर जो इमेजेस है उनकी क्वालिटी आपके रास्टर इमेजेस के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी होती है। क्योंकि रास्टर तो क्या करेगा, यदि सपोज टू भी छोटी डिवाइसेस के लिए बना हुआ है, बड़ी डिवाइस को खोलोगे तो क्या हो जाएगा, पिक्सल्स ब्रेक हो जाएंगे और इमेज ब्लर आ जाएगी। ठीक है, बट वेक्टर में आप किसी भी डिवाइस पे ओपन करो, उसकी जो साइज है वो आपके डिस्प्ले के साइज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है और उस तरीके से वो शार्प इमेजेस आपको शो करता है। तो ज्यादा बेटर कौन सा होता है, वेक्टर होता है, पर जनरली हम लोग इमेजेस के लिए रास्टर इमेजेस का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में रेशियो ऑफ वर्टिकल पॉइंट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स एंड द वाइस वर्सा इज कॉल्ड। यदि हम बात करते हैं वर्टिकल पॉइंट्स की, मतलब वर्टिकल पिक्सल्स की, एंड यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स के रेशो की, तो उस केस में हम लोग उससे रेशो को बोलते हैं एस्पेक्ट रेशो। ठीक है, बात करते हैं अपन रेजोल्यूशन की, तो रेजोल्यूशन तो नंबर ऑफ पिक्सल्स की बात करता है। जैसे मैंने पास में कई बार आप लोगों ने जब टीवी खरीदी होगी या फिर लैपटॉप की स्क्रीन का डिस्कशन किया होगा तो बात की होगी जैसे 1080 मल्टीप्लाई 720। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि 1080 तो आपके पिक्सल से हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर और वर्टिकली कितनी लाइंस है, 720 लाइंस है। तो इतने पिक्सल्स आपके इमेज के अंदर अवेलेबल हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपका डेफिनेशन होती है आपके ग्राफिक्स के अंदर। नेक्स्ट आपके पास में Blank is a technology that allows bricks and mortar retail stores to send the messages directly to the smartphones of their customers। जैसे सिंपल जो हमारे जो मार्केट्स के अंदर जो रिटेलर्स होते हैं वो एक ऐसी टेक्निक का यूज करते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जिसमें आपके उसके जितने भी कस्टमर्स हैं उनको डायरेक्टली मैसेजेस किए जा सकते हैं। तो उस टेक्नोलॉजी के अंदर वो लोग यूज करते हैं बीकन्स का। नेक्स्ट है The blank facility allows customers to purchase the items they want online and pick them up from the physical stores, merging the convenience of the e-commerce with the benefit of physical
रिटेल आउटलेट्स। तो क्या फैसिलिटी की बात कर रहा है ये जैसे बोल रहा है कि आपने जब सर्विसेज आपको चाहिए या कोई प्रोडक्ट आपको चाहिए तो आपने ऑनलाइन सर्च कर लिया प्रोडक्ट को, और जब आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया तो आपने इसको बुक कर लिया, देन उसके बाद में आप लोग क्या कर सकते हो, आप जा करके कलेक्ट कर सकते हो जो भी वहां का जहां पर भी उनका स्टोर रूम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया कौन सी फैसिलिटी का यूज कर रहे हैं, क्लिक एंड कलेक्ट फैसिलिटी का आप लोग यूज कर रहे हो। नेक्स्ट है हमारे पास में use of internet to collect a wide variety of devices, machines, sensors for empowering brick and mortar stores by giving them the same access to the data online stores have is a facility falls under which of the following technology। सिंपल सी बात है, variety of devices के अंदर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है जिसके बेसिस पे आपको इंफॉर्मेशन सेंड होती है। जैसे सपोज टू भी आपने कहीं पे भी बाइंग की है, मतलब कहीं पे भी कोई सामान खरीदा है तो वहां के मैसेजेस आपको आने स्टार्ट हो जाते हैं। किसी प्रोडक्ट की आपने लॉन्च किया है या फिर कोई भी कहीं पे किसी साइट पे आपने लॉग इन किया तो उसके नोटिफिकेशंस आपको आने लगते हैं। ठीक है, कहाँ आने लगते हैं, आपके स्मॉल डिवाइसेस पे, जैसे आपके स्मार्टफोन्स पे आपको मैसेजेस आने लगते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा या फिर मूवीज में देखा होगा कि आजकल सेंसर्स करते हैं, जैसे फ्रिज का सेंसर लगा हुआ है कि यदि वो डोर ओपन छोड़ते हैं तो उसमें आपके स्मार्टफोन में मैसेज आता है कि आपका जो डोर है फ्रिज का वो प्रॉपर्ली बंद नहीं है। तो इस केस में जिन टेक्नोलॉजी का यूज होता है उस टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। ठीक है, ये अभी मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि हर छोटी से छोटी डिवाइस के अंदर हम ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और मॉनिटरिंग के लिए इन चिप्स का यूज करने लगे हैं। ठीक है, सेंसर्स का यूज करने लगे हैं। चलो नेक्स्ट है हमारे पास में which property in Visual Basic determines whether a control is displayed to the user। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो विजुअल बेसिक्स जो आपका प्रोग्रामिंग जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर ये डिफाइन करती है कि पर्टिकुलर कंपोनेंट डिस्प्ले होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए यहाँ पर विजिबल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वैल्यूज आप ट्रू या फॉल्स सेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास में ब्लैंक ऑडियो वीडियो रेफर्स टू ऑन डिमांड रिक्वेस्ट फॉर कंप्रेस्ड ऑडियो वीडियो फाइल्स। यदि हम बात करते हैं, यदि हमें ऑन डिमांड किसी भी सीरियल को, किसी भी न्यूज को, किसी भी वीडियो को देखना होता है, सुनना होता है, तो उस केस में हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, हम स्ट्रीमिंग स्टोर्ड डेटा का यूज करते हैं। जैसे आप लोग यूट्यूब पे कोई भी वैल्यू सर्च करते हो, कोई भी आइटम सर्च करते हो, तो उस केस में क्या है, जो चीज ऑलरेडी स्ट्रीम हो चुका है, मतलब जो चीज ऑलरेडी अपलोड हो चुका है उस चीज को आप लोग व्यू कर रहे होते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में NAT स्टैंड्स फॉर, तो NAT होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का क्या काम होता है, ये जब भी आपका जो सिस्टम है, जैसे ये लोकल एरिया नेटवर्क, आपके नॉर्मल नेटवर्क है, आपका खुद का नेटवर्क है, और ये नेटवर्क किससे मिलकर बना हुआ था, यहाँ पे आपके पास में एक राउटर लगा हुआ है जिससे आप इंटरनेट की फैसिलिटी यूज करो, मतलब यहाँ पे कोई मोडेम लगा हुआ है, सिंपल सी बात है, जिसमें जैसे सिग्नल्स आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कोई वाईफाई यूज भी कर रहे होते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सिंपल सपोज टू आपके पास में यहाँ पे एक लैपटॉप रखा हुआ है जो आपके मोडेम से कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये किससे कनेक्टेड होता है, ये आपके बाहर के जो नेटवर्क होता है, पूरा जो इंटरनेट है उससे कनेक्टेड होता है। कौन कनेक्टेड होता है, आपका राउटर, आपका मोडेम इससे कनेक्टेड होता है। ठीक है, जब इसको बाहर वाले नेटवर्क से कम्युनिकेट करना होता है तब इसको अपने लोकल एड्रेस की जगह पर क्या जरूरत होती है, ग्लोबल एड्रेस की, ताकि ग्लोबली इसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है, तो उस केस में जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, आपके लोकल एड्रेस को ग्लोबल एड्रेस में कन्वर्ट करती है। मतलब एक पर्टिकुलर IP एड्रेस इसको अलॉट किया जाता है ताकि उसके थ्रू ये नेटवर्क के अंदर अपने आइटम्स को सर्च कर सके या वहां पे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर पाए। ठीक है, अभी जनरली क्या होता है कि कई बार तो ऐसा होता है कि आपके सिस्टम से आपके राउटर पे जाता है, राउटर जो है उसको एक पर्टिकुलर जो लॉजिकल एड्रेस IP एड्रेस है वो अलॉट कर देता है, देन उसके बाद में वो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर पाता है। तो इस तरीके से इसकी नॉर्मल वर्किंग होती है। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप स्टैटिक IP एड्रेस का यूज कर रहे हो या डायनामिक IP एड्रेस का यूज कर रहे हो। तो स्टैटिक में तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर आपने बुक करवा लिया कि पर्टिकुलर IP एड्रेस का ही आप हर बार यूज करोगे जब भी आपको कनेक्शन चाहिए होगा। ठीक है, एक तो वो केस होता है, और दूसरा केस क्या होता है, जैसे आपके पास में बहुत सारे IP एड्रेसेस का स्पेस है, मतलब कितने स्पेसेस है, जैसे IPv4 के अंदर 2^32 एड्रेस स्पेसेस अवेलेबल है, तो उनमें से कोई भी अलॉट हो जाता है डायनामिकली एट ए करंट टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में मैराथन इज रिलेटेड टू रेस, इन द सेम वे हाइबरनेशन इज रिलेटेड टू
ये हाइबरनेशन रिलेटेड होता है आपके स्लीप से। जैसे आपका सिस्टम स्लीप पे जाता है, मतलब आपका जो वर्किंग्स हैं वो एज इट इज स्टोर्ड होती है, मतलब एज इट इज चल रही होती है, और जैसे आप स्लीप पे डाल करके वापस स्टार्टअप आते हो तो वापस आप जहां पे आपने रोका है आपके सिस्टम के प्रोसेस को वहीं से आप स्टार्ट कर पाते हो। ठीक है, इसी तरीके से आपका हाइबरनेशन होता है। बट हाइबरनेशन में क्या होता है, अपन ये बोल सकते हैं लॉन्ग स्लीप को हाइबरनेशन बोला जाता है। लॉन्ग स्लीप इन द सेंस जब एक्सटेंसिबल स्लीपिंग टाइम होता है, मतलब कुछ सेकंड्स का नहीं है, कुछ थोड़ा लंबे ड्यूरेशन के यदि अपन स्लीप की बात कर रहे हो तो उसको अपन हाइबरनेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में 3G इज ए, तो 3G जो है वो आपके मोबाइल फोन्स के अंदर जो टेक्नोलॉजी जो जनरेशन आई थी उसके लिए हुई थी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आपके पास में फॉर B2B ई कॉमर्स व्हाट इज नेसेसरी। B2B का मतलब है यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस, मतलब यहाँ पे सेलर भी बिजनेस है और जो बायर है वो भी एक बिजनेस को रन कर रहा है। तो उस केस में क्या चीज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, www सिक्योर पेमेंट सर्विसेज और सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लिंक्स। तो तीनों ही चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। www का मतलब तो ये हो गया यदि हमें सर्विसेज चाहिए होती है, तो वो सारी सर्विसेज सारी वेबसाइट्स कहाँ अवेलेबल है, आपके www पे अवेलेबल है, तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उससे कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम उसकी पर्टिकुलर साइट से लॉग इन कर पाए, वहां पे अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाए। ठीक है, पेमेंट सर्विस के अंदर हम लोग पेटीएम जैसे इंक्लूड कर सकते हैं और जो ई वॉलेट सर्विसेज है उनका यूज करते हैं ताकि हम लोग पेमेंट ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हाउ आर HTML फॉर्म्स एंड X फॉर्म्स आर रिलेटेड। ये जो X फॉर्म्स होता है वो आपके HTML फॉर्म्स के न्यू जनरेशन होती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपके पास में द टैग्स यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग फॉन्ट्स इन HTML आर। आप कौन से टैग्स आपके HTML में डिफाइंड है, पहला है आपका बोल्ड करने का, सेकंड है इटैलिक का, थर्ड है अंडरलाइन का, बट एल कोई आपका टैग नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, जिसके अंदर A B C तीनों इंक्लूडेड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में HTML यूज्ड। HTML में क्या यूज किए जाते हैं, HTML के अंदर फिक्स्ड टैग्स होते हैं जो आपकी HTML के लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन उन्हीं टैग्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में ईमेल्स यू रिसीव अपीयर इन। जब आपको ईमेल रिसीव होता है तो उस केस में वो कहाँ शो होते हैं, वो आपके इनबॉक्सेस में शो होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ईमेल और जीमेल में क्या डिफरेंस होता है। ईमेल का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, जीमेल आपके पर्टिकुलर गूगल की मेल है, मतलब गूगल की प्रोवाइड की हुई इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग सर्विस है, तो वो आपका जीमेल होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास में हॉटमेल की सर्विसेज भी है, yahoo.com में भी है आपके मेलिंग सर्विसेज हैं, आउटलुक की सर्विसेज भी हैं, तो ईमेल के अंदर आपकी बहुत सारी सर्विसेज इंक्लूडेड है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में ए बूटस्ट्रैप इज ए। बूटस्ट्रैप जो है वो एक प्रोग्राम होता है जिसको अपन बायोस भी बोलते हैं। वो प्रोग्राम क्या होता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्टअप करने के लिए यूज होता है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए स्मॉल इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम टू स्टार्टअप ए कंप्यूटर। नेक्स्ट आपके पास में द नेम बिफोर @ इन ईमेल एड्रेस इज कॉल्ड। जैसे सपोज टू बी, मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस से लिखा है कोई भी abc@gmail.com। ठीक है, तो उस केस में ये जो ABC है वो क्या है हमारे पास में, ABC कोई भी यूजर का नेम हो सकता है, यूजर की ID हो सकती है। ठीक है, ये आपके यूजर के नेम पर या फिर उसकी कोई पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, जो भी वो यूज करना चाहता है। बट @ के बाद में जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है, आपकी डोमेन स्पेसिफिक वैल्यूज होती है, पर्टिकुलर कौन से डोमेन के अंदर आपने मेलिंग एड्रेस बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपके पास में डिजिटल सिग्नेचर कैन नॉट प्रोवाइड ब्लैंक फॉर द मैसेजेस। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, जैसे सिंपल आप लोग डॉक्यूमेंट्स में साइन करते हो उसी तरीके से आपके पास में यदि डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है, कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट है, कोई अदर फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट है, तो उसमें आप लोग डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करते हो ताकि जब भी मैसेज आपके रिसीवर के पास में पहुंचे तो रिसीवर को ये कंफर्मेशन हो जाए कि पर्टिकुलर सेंडर से ही ये डेटा आया है और ये डेटा में कोई भी करप्शन कोई भी एरर एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज करते हैं। अब जो डिजिटल सिग्नेचर है वो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर जो है वो आपको एनक्रिप्ट नहीं करता आपके डेटा को।
कॉन्फिडेंशियलिटी कब मिलती है? जब डेटा का एनक्रिप्शन होता है, मतलब उसका फॉर्मेट चेंज होता है। बट यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर के केस में वो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड नहीं करता, तो यहाँ पे आंसर हो जाता है सी। ठीक है, ऑथेंटिकेशन तो ये अलाउ करता है। ऑथेंटिकेशन का मतलब तो क्या हो गया कि जैसे सपोज टू बी सेंडर ने अपने डिजिटल सिग्नेचर से साइन करके अपने डॉक्यूमेंट को भेजा है और रिसीवर के पास पहुंच सकता है, और जो रिसीवर है उसके डिजिटल सिग्नेचर को मैच करता है जो कि सेंडर ने उसको दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि वो मैच कर जाता है तो उस केस में तो वो डेटा ऑथेंटिकेटेड है, तो उस केस में तो वो रिसीव कर लेता है और उस पर वर्किंग स्टार्ट कर देता है। ठीक है, नॉन रेपुडिएशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी यूजर ने यदि उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई किया है तो वो यूजर ये डिनाई नहीं कर सकता कि वो डेटा उसने नहीं भेजा है। ठीक है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं नॉन रेपुडिएशन। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इन द सेंस उसमें कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं हुए। यदि वो मॉडिफाई करने की कोशिश करता है तो डिजिटल सिग्नेचर्स में चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब रिसीवर उसको मैच करता है तो वो मैच नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी वर्किंग होती है। नेक्स्ट आपके पास में विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स ए पिक्चर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइज। ऐसी कौन सी स्केल है जिससे आपकी जो इमेज है उसके ओरिजिनल साइज की स्केलिंग होती है? तो स्केलिंग जो है वो आपकी रिलेटिव टू द ओरिजिनल इमेज साइज के अकॉर्डिंग ही होती है। जैसे आपकी ओरिजिनल साइज है 30x40 की, तो उस केस में यदि आप इसकी स्केलिंग करोगे, मतलब उसको बड़ा छोटा करोगे, रिसाइजिंग करोगे, तो वो उसी के रेस्पेक्ट में होती है। जैसे आपकी है तो यदि आपने 70% रिड्यूस करना है तो दोनों डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग 70% रिडक्शंस होगा। तो इस तरीके से वो आपकी जो नॉर्मल इमेज साइज होती है उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। नेक्स्ट आपके पास में HTML एंड XML आर मार्कअप लैंग्वेजेस। HTML और XML दोनों ही मार्कअप लैंग्वेजेस हैं। वो एक्चुअली जो SGML स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप जो लैंग्वेज है उनके वर्जन्स हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपके पास में फुल फॉर्म ऑफ MPEG। तो MPEG का फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ये आपकी जो वीडियो फाइल्स होती है, ऑडियो फाइल्स होती है, उनका जो कंप्रेस्ड फॉर्मेट होता है उसका एक्सटेंशन होता है MPEG। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में इन विच मैनर कैन बी अरेंज द आइकन्स इन MS एक्सप्लोरर। यदि अपन MS एक्सप्लोरर की बात करते हैं तो वहां पे किस तरीके से हमारे आइकन्स को, हमारी इमेजेस को या फिर हमारी फाइल्स को हम लोग अरेंज कर सकते हैं। हम उनके नेम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जैसे नेम के अकॉर्डिंग असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी आपको करना है, उनकी टाइप के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट पहले वाली आएगी, फिर इमेजेस आएगी एंड किस फॉर्मेट में आपकी फाइल्स आएंगी। ठीक है, और उनके साइजेस के बेसिस पे भी हम लोग उसकी अरेंजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आपके पास में Which key on the keyboard takes us to the beginning of the line। यदि हम कहीं लाइन के एंड में या मिडल में हैं और यदि हमें स्टार्टिंग में जाना है तो हम लोग होम की का यूज करते हैं, हम लोग स्टार्टिंग में पहुंच जाते हैं, और एंड की का यूज करते हैं तो एंड में पहुंच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में LCD स्टैंड्स फॉर। तो LCD जो होती है वो होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। यदि ऑटोमेटिक हमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना है तो इनमें से कौन सा इसका एग्जाम्पल है? रिप्लेसिंग 2 हाइफन्स विद द सिंगल हाइफन, अंडरलाइंग हाइपरलिंक्स एंड एडजस्टिंग एक्स्ट्रा स्पेसेस। तो ये तीनों ही आपके इसके एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट अपीयर्स ऑन ए वेब पेज। वेब पेज पर यदि एकदम से कोई भी पॉपअप ओपन होता है तो उस तरीके के एडवर्टाइजमेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पॉपअप एड्स बोल सकते हैं। ठीक है, वो कई बार आपको कोई ना कोई एक्शंस अलाउ करता है। जैसे कई बार होता है कि वो चाहता है कि आप लॉगिन करो, तो पहले वो लॉगिन करने के लिए बोलता है, या फिर उसमें बोलता है कि आपको नोटिफिकेशन चाहिए, उनको अलाउ करना है कि नहीं करना है। तो इस तरीके के एक्शंस की रिक्वायरमेंट उसे होती है, तो उस तरीके से पॉपअप एड्स आपके पास में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में विच सेगमेंट टू फ्लिपकार्ट Amazon.com बिलोंग। इनमें से कौन से आपके सर्विसेज से आपके फ्लिपकार्ट अमेजन बिलोंग करते हैं? तो ये होती है आपके बिजनेस टू कॉमर्स। ये फ्लिपकार्ट और अमेजन एक तरीके से बिजनेसेस हैं, मार्केटिंग प्लेसेस हैं, जहां से हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को जो भी आइटम्स बेच रहे हैं उनको हम लोग बाय कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये होता है हमारा B2C। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स बेस्ट ग्राफिकल आउटपुट। इनमें से कौन सा अच्छा ग्राफिकल आउटपुट देता है? तो वो होता है हमारा प्लॉटर। क्यों देता है प्लॉटर? क्योंकि ये क्या होता है, ये आपका
वेक्टर इमेजेस को प्रोड्यूस करता है। जैसे पेन से हम लोग हमारे जो इमेजेस बनाते हैं, लाइंस ड्रॉ करते हैं, सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, उसी तरीके से प्लॉटर्स वेक्टर इमेजेस को बनाता है, जिसमें आपकी लाइन, शेप और इनके एल्गोरिथम्स के बेसिस पे आपकी इमेजेस बनती है, ठीक है। और अदर सारे के सारे जो प्रिंटर्स होते हैं वो आपके रास्टर बेस्ड होते हैं, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं जो प्लॉटर वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी की ग्राफिक्स देता है। नेक्स्ट आपके पास में द एम इन HTML स्टैंड्स फॉर, एम जो होता है वो होता है HTML के केस में मार्कअप, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन, yahoo.com, रेडिफ एंड MSN। तो ये तीनों ही आपके सर्च इंजन हैं। इनके अलावा आपके google.com हो गया और आपके जो है bingo.com हो गया, ये सारे के सारे सर्च इंजन के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आपके पास में वी कैन टेक इंटरनेट सर्विसेज बाय, हम इंटरनेट सर्विस कैसे ले सकते हैं, हम लोग लीज लाइन भी ले सकते हैं और डायल अप कनेक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सिंपली जब अपन नॉर्मल जब अपने डेटा का यूज करते हैं तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं वो हमारा डायल अप कनेक्शन होता है, ठीक है। लीज लाइन जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को हाई क्वालिटी की या फास्ट इंटरनेट सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है तो उस केस में लीज लाइन ली जाती है, जो टेलीफोन जो लाइन होती है उसके थ्रू आपकी लेन कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीजें के थ्रू हम लोग इंटरनेट कनेक्टिविटी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट हमारे पास में साइन यूज्ड इन ईमेल एड्रेसेस, ईमेल एड्रेस के अंदर दो सिंबल्स यूज होते हैं, कौन कौन से, एक तो डॉट यूज होता है, ठीक है, और एक @ यूज होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है द कंटेनर टैग इज, तो कंटेनर टैग का मतलब यह हुआ जहां पे पेयर टैग का हम लोग बात कर रहे हैं। पेयर टैग इन द सेंस एक हमारा स्टार्टिंग टैग होता है, जैसे सपोज टू बी, जैसे हमारे पास में सिंपल पेयर टैग की अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हो गया हमारे पास में HTML और ये हमारा स्टार्टिंग टैग हो गया। जो भी हमें कोड लिखना है हम लोग बीच में लिखते हैं, देन हम लोग HTML को बंद कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके के कोड्स को हम लोग बोलते हैं पेयर टैग्स और कंटेनर टैग्स। अब इनमें से नीचे वालों में से कौन सा कंटेनर टैग है, तो यहाँ पे हमारे पास में ब्रेक जो टैग है वो भी सिंगुलर टैग होता है, और यहाँ पे जो HR टैग है जो कि आपके हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यूज किया जाता है वो भी आपका सिंगुलर टैग होता है, ठीक है। बट जो बोल्ड है वो एंड इटैलिक दोनों ही जो टैग्स है वो कंटेनर टैग होते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपके पास में विच ऑफ फॉलोइंग विल नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम स्पैम, इनमें से कौन सा आपको स्पैम से प्रोटेक्ट नहीं करता, तो यहाँ पे जो स्पैम ब्लॉकर्स होते हैं वो आपके स्पैम से आपको प्रोटेक्ट नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DTP, DTP की फुल फॉर्म होती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है विच टैग क्रिएट्स ए नंबर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट, तो हमारे पास में जब हम लिस्ट बनाते हैं HTML के पेजेस के अंदर तीन तरीके की लिस्ट हमारे पास में होती है। एक होती है ऑर्डर लिस्ट जिसके अंदर जो 1 2 3 या रोमन के अंदर 1 2 3 इस तरीके से वैल्यूज को हम यूज कर सकते हैं। एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसके अंदर हम बुलेट्स बनाते हैं, और वो बुलेट्स किस तरीके की होती है, कोई डिस्क के फॉर्मेट में हो सकती है या फिर कोई सर्कुलर हो सकती है, कोई आपका ट्राइंगल हो सकता है, कोई भी शेप आपकी हो सकती है, ठीक है। और एक होता है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट जिसके अंदर एक टाइटल होता है देन उसका डिस्क्रिप्शन होता है, फिर नेक्स्ट टाइटल होता है देन उसका डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। बस यहाँ पे हम बात करें नंबर्ड लिस्ट की तो यहाँ पे आंसर हो जाता है ऑर्डर लिस्ट का हम लोग यूज करते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ICT, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी किस चीज को इंक्लूड करती है, ईमेल, इंटरनेट, एजुकेशनल, टीवी, तो ये तीनों चीजों को इंक्लूड करती है, तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आपके पास में ब्लैंक ऑडियो वीडियो रेफर्स टू द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ रेडियो एंड टीवी प्रोग्राम्स, जब अपन किसी भी फोन से रेडियो के सिग्नल्स को यदि सुनते हैं, उनके चैनल्स को सुनते हैं या टीवी के प्रोग्राम्स को वॉच करते हैं, तो दोनों ही केस में हम लोग कौन सी चीजों का यूज कर रहे होते हैं, हम लोग स्ट्रीमिंग लाइव का यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि जब चैनल के अंदर स्ट्रीमिंग होती है उसी टाइम पे हम लोग टीवी के चैनल पे अपने प्रोग्राम्स को देख पाते हैं, ठीक है, तो वहां पे लाइव स्ट्रीमिंग होती है। नेक्स्ट आपके पास में ब्लैंक इज यूज टू कंप्रेस द इमेज, इनमें से कौन से फॉर्मेट का यूज आपके इमेज की कंप्रेशन के लिए किया जाता है, तो वो होता है आपका JPEG, तो ये होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में ब्लैंक इज यूज टू कंप्रेस द वीडियो, इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज वीडियो को कंप्रेस करने के लिए होता है, तो वो होता है MPEG जिसके अंदर आ जाता है आपका मूविंग फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप।
नेक्स्ट है आपके पास में इज नॉट सुटेबल फॉर इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया ट्रैफिक बिकॉज इट रीट्रांसमिट द पैकेट इन केस ऑफ एरर्स। टीसीपी जो है हमारे पास में प्रोटोकॉल, उसका यूज कभी भी हम इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया के डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए नहीं करते, क्योंकि टीसीपी में जब भी कोई फ्रेम का यदि रिडक्शन हो जाता है, एरर अकर हो जाती है, तो वापस से वो भेजता है, जिसकी वजह से इंटरैक्टिव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारे पास में ब्लैंक इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल दैट एस्टेब्लिशेस एंड मैनेजेस एंड टर्मिनेट्स द मल्टीमीडिया सेशन। तो इस चीज के लिए हम कौन से एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं सेशन इनिशियलाइजेशन प्रोटोकॉल, वो होता है आपका SIP। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में यूज नहीं होता? तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो है TPS, उसका यूज आपके इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के लिए नहीं होता। कोई ट्रांजैक्शंस, कोई मॉनेटरी टर्म्स में आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, उस केस में ये वाला प्रोसेसिंग सिस्टम यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में स्पोकन मैसेजेस में बी स्टोर्ड एंड फॉरवर्डेड बाय। यदि हमारे पास में स्पोकन मैसेजेस है तो किस तरीके से उनको फॉरवर्ड किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है? तो वो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वॉइस मेल सिस्टम का। तो उसके थ्रू हम अपने वॉइस मैसेजेस को भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में इन ए सुपरमार्केट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फाउंड इन यूज इन इट्स कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। यदि अपन सुपरमार्केट्स की अपन बात करते हैं तो सुपरमार्केट्स के अंदर कौन कौन से टूल्स का हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है? तो वहां पे जहां पे हम लोग पेमेंट करते हैं वहां पे स्कैनर्स भी होते हैं, बारकोड रीडर्स भी होते हैं, जो भी आइटम्स के ऊपर बारकोड्स होते हैं उनको रीड करते हैं। एक हमारे पास में पॉइंट ऑफ सेल भी होता है, जहां पे हम लोग अपने कार्ड को लगा करके पेमेंट करते हैं। मतलब वो पर्टिकुलर आपका हार्डवेयर होता है जहां पे अपना कार्ड को लगाते हैं, स्वाइप करते हैं, ताकि हमारा पेमेंट हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही चीजों का हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड इन HTML। HTML टैग के अंदर, HTML कोड के अंदर बोल्ड करने के लिए हम लोग बी टैग का यूज करते हैं, जो कि एक कंटेनर टैग है। मतलब वो एक पेयर टैग है जिसके अंदर बी, देन उसके बाद में जो भी टेक्स्ट लिखना है वो, देन उसके बाद में यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग /b भी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।